अंड शक्ति टीवी। प्रिय अंडशक्ति टीवी के दर्शकों, सन 1984 में मैंने तमिल में एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था राजी इदु उनका है। अब संयुक्त कंप्यूटर्स के श्री प्रेम कुमार जी उस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद करके ऑडियो वीडियो बना के विमोचित कर रहे हैं। इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं। आप देखिए, सुनिए और दिल बहलाइए। वीडियो 4 राजी, यह तुम्हारे लिए है। रचिता अंड शक्ति बाला। अध्याय 3। चांद का दूसरा पहलू। चंद्रन को वास्तव में उन्माद में आकर अपनी जीत का जश्न मनाने का मन हो रहा था। जैसा कि उसे उम्मीद थी, गणित के व्याख्याता नागेश और इतिहास के व्याख्याता सुंदरम ने मध्याह्न भोजन के दौरान उसे याद दिलाया, अरे चंद्रा, हम अगली पार्टी कब कर सकते हैं? लेकिन इस बार यह सब तुम्हारे खर्च पर है। कोई लागत साझाकरण व्यवसाय नहीं होना चाहिए। ठीक है। चंद्रन उस सप्ताह शनिवार की शाम को एक पार्टी देने पर सहमत हुआ। इस बार वह छात्र संघ सचिव और कॉलेज पत्रिका के सहायक संपादक चुने गए रघोत्मन को पार्टी में शामिल करना चाहता था। चंद्रन ने इस पार्टी के माध्यम से रघोत्मन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया था। नागेश और सुंदरम पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन बाद में मान गए। यह मत कहो कि हमने रघोत्मन को बुलाया है। अगर रघोत्मन तुम्हारे मेहमान बनकर आ रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम शराब पीते हो और कुछ भी बात करते हो। यदि रघोत्मन छात्रों के बीच वह सब फैलाता है तो तुम्हारा अध्याय बंद हो जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखो। उन्होंने संभावित परिणामों की चेतावनी दी, लेकिन चंद्रन को रघोत्मन पर भरोसा था। चंद्रन ने सोचा कि अगर वह रघोत्मन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है तो सबसे आसान तरीका उसे इस तरह की पार्टी में आमंत्रित करना और अपने दिल की बात करना होगा। चंद्रन, जिसने शुरू में अपनी शराब पीने की आदत गुप्त रखा था, अब उसे विश्वास हो गया कि अगर सभी को पता चलेगा तो भी उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा कम नहीं होंगी। हालांकि रघोत्मन ने समय पर हॉस्टल के कमरे में अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, लेकिन यह पहली बार थी कि वह व्याख्याताओं के साथ किसी पार्टी में शामिल हुआ। रघोत्मन को भी चंद्रन के करीब जाने की इच्छा थी। रघोत्मन शनिवार शाम को अपने कंधे के बैग में विस्की की 1/4 बोतल और बियर की 1 बोतल लेकर उस लॉज में आया जहां चंद्रन रह रहा था। हालांकि उसने चंद्रन को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि उसने क्या खरीदा था। उसका मानना था कि अगर जरूरत पड़े तो वह अंत में इसका इस्तेमाल करेगा। चंद्रन बिस्तर पर झुककर बैठा था और एक दोस्त के अधिकार के साथ बोला, नागेश, आज की पार्टी का बजट 100 रुपए है। पार्टी के लिए नमक, इमली और मिर्च खरीदो और जल्दी आओ। सब कुछ तुम्हारी पसंद है। चंद्रन से 100 रुपए का नोट लेने के बाद नागेश को चंद्रन के आखिरी शब्द सबसे ज्यादा पसंद आए। 15 मिनट के अंदर अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। 4 हाथों ने इंतजार कर रहे होठों पर ब्रांडी और सोडा के समान आकार के गिलास पकड़ रखे थे।
नागेश और सुंदरम को चंद्रन को सुनने में मजा आता था जब वह नशे में नियंत्रण को ढीला करके उन चीजों के बारे में बात करता था जिन्हें वह अपने मन में निजी रखता था। रघोत्मन भी आज शामिल हो गया। अरे नागेश, माल अच्छा है। अगला राउंड जल्दी डालो। चंद्रन के मानसिक द्वार खुलने के संकेत मिल रहे थे। कमरे में सिगरेट का धुआं भर गया। ऊपर घूम रहे छत के पंखे ने यथासंभव मदद की। दूसरा राउंड खत्म करने के बाद चंद्रन ने गिलास नीचे रखा, मिक्सर का एक कौर डाला और जल्दी से उसे चावल मिल की तरह पीसकर निगल लिया। अन्य 3 अधिक शांत थे। नागेश ने यह अच्छी तरह से जानते हुए कि चंद्रन के मन में क्या है, विषय शुरू किया। रघु, अब देखो। चंद्रन की वैगई एक्सप्रेस उषा के गाल की ओर बढ़ रही है। तुमने शेक्सपियर के नाटकों में क्लियोपेट्रा और जूलियट के बारे में सब कुछ पढ़ा है। अब चंद्रन द्वारा उषा का वर्णन सुनो और निर्णय करो कि तुम्हें तीनों में से कौन ज्यादा सुंदर लगता है, क्लियोपेट्रा, जूलियट या उषा। ठीक है। रघु को समझ नहीं आया वह उषा कौन है। अपनी जिज्ञासा पर काबू न रख पाने के कारण उसने धीमी आवाज में नागेश से पूछा। वह कॉलेज पत्रिका के संपादक मान्यवर चंद्रशेखर की नायिका है। इससे पहले कि नागेश जवाब दे चुका, सुंदरम, जो अब तक चुप था, ने अपनी सिगरेट की राख को एशट्रे में डाला और नागेश को सुधारा। नवीनतम नायिका कहो। तीनों हंसे और चंद्रन को बोलने का मौका दिया। सुंदरम, तुम और नागेश मुझसे नफरत करेंगे तो भी मुझे दुख नहीं। यह सच है कि मैं 2 साल से उषा से प्यार करता हूँ। लेकिन फिलहाल मेरे दिल के राज्य में उषा का शासन हिल रहा है। इसे सुनकर नागेश और सुंदरम हैरान हो गए। यार, यह उचित नहीं है किसी लड़की से प्यार करना और जब तुम चाहते हो मन बदलना, यह सब ठीक नहीं है। दोनों ने उषा के लिए हस्तक्षेप किया। उषा अच्छी तरह से जानती है कि मैं इस कॉलेज में काम कर रहा हूँ। अगर उसे मुझ में दिलचस्पी होती तो वह इस 1 साल में कॉलेज के पते पर कम से कम एक पत्र लिख सकती थी। चंद्रन अपने हृदय परिवर्तन का कारण बताने लगा। नागेश ने तीसरा पेग खत्म किया और कुछ गुस्से से चंद्रन पर भड़क उठा। तुम जो पूछ रहे हो वह बेवकूफी है। जब प्यार की बात आती है तो पुरुषों को पहले कुछ भी करना चाहिए, तभी महिलाओं को आत्मविश्वास मिलेगा। मद्रास आने के बाद क्या तुमने कम से कम एक बार उषा को पत्र लिखकर उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया? खैर, जाने दो। जब तुम मदुरै गए तब उषा से मिल सकते थे। तुमने वह भी नहीं किया। मुझे संदेह है कि तुम उससे सच्चा प्यार करते थे। यह ठीक नहीं है कि तुम औरतों से बेइंतहा प्यार करो, फिर अपना अहंकार दिखाओ और उन्हें भूल जाओ और उन पर अत्याचार करो। मन में जितना ही प्यार हो, कोई भी लड़की तुम्हारा पैर पकड़कर भीख नहीं मांगेगी कि मुझसे प्यार करो। मुझसे प्यार करो। जीवन के बारे में सच्चाई समझाकर नागेश संतुष्ट हो गया। हालांकि चंद्रन की आंखें मदहोशी में आधी बंद थी, फिर भी उसने स्पष्ट स्वर में नागेश को डांटा। मैं उषा को केवल इसलिए भूल गया क्योंकि मुझे ऐसी लड़की मिल गई। अब मुझे बताओ, क्या मैं अपने सामने खड़ी महिला की भीख मांगना स्वीकार करूं?
या क्या मैं उषा की तलाश में जीवन में पीछे की ओर यात्रा करूं? दोस्तों के बीच बातचीत सजीव हो गई। नागेश की कुछ चीजों पर मजबूत राय थी। वह चिल्लाया, यार, मैं तुमसे 1 महीने के वेतन की शर्त लगाऊंगा। अगर ऐसी कोई लड़की है तो वह एक सभ्य लड़की नहीं होगी। पहले मुझे बताओ कि वह लड़की कौन है। चंद्रन ने पहेली का उत्तर दिया, आप सभी ने उसका चेहरा देखा है। मैंने उसका दिल देखा है। वह मेरे दिल की रानी है राजी। हालांकि तीनों अनुमान लगा सकते थे कि चंद्रन किसकी बात कर रहा था, सुंदरम ने अपनी आवाज में उत्सुकता का संकेत देते हुए पूछा, ताकि वह चंद्रन के मुंह से निकल जाए, वह नई नायिका राजी कौन है? चंद्रन ने सिगरेट के धुएं का एक लंबा निशान छोड़ा और जवाब दिया, मिस राजेश्वरी, जो गणित विभाग में नागेश के साथ काम करती है। सुंदरम ने उस स्थिति को याद किया जिसमें रोमांस हुआ था। ठीक है, ठीक है, यह वह क्रिया है जो घटित हुई क्योंकि इन 6 महिला व्याख्याताओं को स्थानांतरित कर दिया गया और अंग्रेजी विभाग में बैठा दिया गया। नागेश ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कुछ चिंता के साथ कहा, प्रिय चंद्रा, मुझे जो भी होने की आशंका थी वही हुआ। मैं तुम्हें पहले ही 2 या 3 बार राजेश्वरी के बारे में बता चुका हूँ। क्योंकि वह देखने में आकर्षक है, इसलिए तुम धोखा खा गए। उसका कोई चरित्र नहीं है। उसने मेरे लिए जाल बिछाया। मैं पकड़ा नहीं गया। उसने मुझसे अपने घर आने के लिए कहा। उसने यहाँ तक कहा कि हम अकेले में बात कर सकते हैं। मैंने उपेक्षित किया एल। फिर केमिस्ट्री विभाग श्रीराम। वह भी राजेश्वरी का दीवाना था। राजेश्वरी श्रीराम के कंधे को 2-3 बार अपने स्तन से रगड़ती थी। श्रीराम उसका घर गया और उससे मिला। वह उसे देखकर उसकी प्रशंसा करके रुक गया। उसका भी उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था राजेश्वरी का संपूर्ण इतिहास। राजेश्वरी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। हमारे कॉलेज में शामिल होने से पहले वह माउंट रोड में एक ट्यूटोरियल कॉलेज में काम कर रही थी। उसके कई दोस्त हैं। बार बार फोन आता है। एल, तुमने देखा होगा, एल ट्यूटोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। श्री राम ने स्वयं उन दोनों को ऑटो में जाते हुए देखा है। अगर तुम इसके बाद भी उससे प्यार करते तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर तुम किसी लड़की से पागल होते हो तो तुम किसी की बात नहीं मानोगे। एल, तुम उसे पसंद करते हो तो उसे दोस्त बनाकर रखो एल, लेकिन किसी भी हालत में उससे शादी करने का वादा मत करो एल। हालांकि रघु एक छात्र था, लेकिन चंद्रन के साथ उसकी अचानक हुई दोस्ती के कारण उसने भी चेतावनी दी। मैंने भी राजेश्वरी के बारे में सुना है। उसके रिश्ते को छोड़ दे मिस्टर चंद्रा। और भी कई अच्छी महिलाएं हैं। आप चाहते हैं तो उनमें से किसी एक से प्रेम विवाह कीजिए एल। आप जानबूझकर कीचड़ में पैर मत रखिएगा एल। चंद्रन होंठ पर सिगरेट दबाए चुप रहा। सुंदरम ने अपना योगदान पूरा किया। भगवान ने इस आदमी को इतनी प्रतिभा दी और यह कमजोरी क्यों दी? अब क्या होगा देखो।
यह पूरा दिन राजेश्वरी के बारे में कल्पना करते करते वक्त कटेगा। मुझे यकीन नहीं है कि यह आदमी उस लड़की से शादी करेगा। इसी आदमी ने कहा, उषा मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है। इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अब देखो, द्रमुक से अणाद्रमुक जाने की तरह लड़की को बदल दिया। आप लोग कुछ भी बोले, मैं अभी अपना दिल वापस नहीं ले सकता जो राजी को दिया है। हो सकता है वह उतनी ही बुरी है जितना आप कहते हैं, तो मुझे भी अच्छा है। कुछ दिनों के बाद उसे छोड़कर खिसकना आसान हो जाएगा। उससे भी खास बात यह है कि मैं इन चीजों नैतिकता और स्त्री शुद्धता में विश्वास नहीं करता हूँ। वैसे ही जिन लड़कियों से मैंने पहले प्यार किया है, उन्होंने किसी न किसी आदमी से शादी की है। क्या वे सभी बुरी महिलाएं हैं? हे खुदा, कितनी सारी लड़कियां! अगर मैं उन मर्दों की तरह एक बुरी लड़की के साथ शादी करूं तो क्या नुकसान होगा? मेरा अनुमान है कि राजी वास्तव में एक पति के लिए तरस रही है। वह मुझसे इस बारे में सीधे तौर पर नहीं पूछती है, लेकिन वह जो भी बात करती है वह वहीं की वहीं रह जाती है। मैं जितना संभव हो भागने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं कर सकता। मुझे प्यार और सेक्स चाहिए। मुझे ये दोनों प्रचुर देने के लिए वह तैयार है। देने के लिए उसकी शर्त शादी है। जहाँ तक मुझे पता है, विवाहित जीवन में उसका अटूट विश्वास है। मुझे लगता है कि यह तो एक हास्यास्पद सामाजिक व्यवस्था है। मेरे समझाने पर भी उसमें सुनने का धैर्य नहीं है। इसके बारे में सोचने की परिपक्वता उसके पास नहीं है। उसे तुरंत शादी करनी है। तुरंत किसी की पत्नी बनना चाहती हूँ। वह मेरी अपेक्षाओं को अच्छी तरह से जानती है और अपने फायदे के लिए उनका उपयोग करना चाहती है। मैं भी 1 महीने से मन ही मन उलझन में हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या निर्णय लूं। मुझे इस समस्या का समाधान जल्दी ही ढूंढ निकलना है। चंद्रन अभी तक अपने मन में जिस समस्या को छिप कर रखा था, उसे अपने दोस्तों को बता दिया। फिर बोला, नागेश, मुझे और कुछ पीने का मन कर रहा है। तुम दुकान में जाकर खरीद कर आओगे? नागेश चंद्रन से पैसे नहीं मांगना चाहता। इससे पहले कि उसने पैसे के लिए अपनी जेब की जांच किया, रघु ने अपने बैग से 2 बोतलें निकाली। चंद्रन आश्चर्य से उठ बैठा और क्रोधित स्वर में पूछा, ओह रघु, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें आज अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है ना? रघु ने स्पष्ट उत्तर दिया, मैं यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आया हूँ। मैं आपके दोस्त बनकर आया हूँ। चंद्रन का गुस्सा गायब हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रघु से हाथ मिलाया और कहा, रघु, तुमने मुझे हरा दिया है। तुमने जो खरीदा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। नागेश, इसे मिलाओ और डालो। यह आखिरी राउंड है। बांटो और सब डालो। समाचार पत्र पर फैले मसालेदार छोले में से कुछ खाने के बाद और यह सोचकर कि कमरे में उसके अलावा 3 अन्य लोग भी थे, चंद्रन ने आखिरी दौर एक घूंट में समाप्त कर दिया। चंद्रन ने अपने दिल में मौजूद दर्द को प्रकट कर दिया था।
उसकी भावनाएं शांत होने तक कमरे के सन्नाटा को बाकी 3 लोग भंग नहीं करना चाहते थे इसलिए वे धीरे धीरे शराब पी रहे थे चंद्रन ने अचानक अपना विचार बदल दिया और जीवंत स्वर में कहा, रघु, मुझे क्षमा करो। मैं तुमसे कॉलेज पत्रिका और संघ के बारे में बात करना चाहता था। इन दोनों बेकार लोगों ने मिलकर मेरे विचारों को विचलित कर दिया। हम किसी और दिन अकेले में मिलेंगे और बात करेंगे। ठीक है, रघु ने चंद्रन को आश्वासन दिया कि उसे कोई निराशा नहीं थी। यह ठीक है सर। मैंने आपको कॉलेज में खुशमिजाज और हमेशा चुटकुले सुनाते देखा है। मैंने अपने दोस्तों को आपके बारे में एक मजाकिया आदमी के रूप में बताया है, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि आपके पास भी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते। यदि आप इन कमजोरियों के सामने झुके बिना आगे बढ़ रहे हैं, तो आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। मैं आपकी दोस्ती पाकर खुश हूँ। अच्छा सर, क्या मैं जाऊं? रघु ने तीनों को अलविदा कहा और चला गया। सुंदरम ने अपनी शर्ट ठीक की और चंद्रन को डांटते हुए कहा, अरे बेवकूफ, एक छात्र के रहते हुए तुम ये सब बातें करते हो। वह एक अच्छा आदमी लगता है। अगर वह तुम्हारी कही हर बात छात्रों से बोलेगा, तो छात्रों के बीच में क्या तुम्हारी मान मर्यादा बचेगी? चंद्रन बेहोश होकर अपना मुंह तकिए में छिपाकर चिल्लाया, यह मान अपमान की बात छोड़ो। एक आदमी कब तक विचारों को अपने दिमाग में बंद करके रख सकता है? ऐसा लगता है उन्हें बाहर निकालकर ही पागलपन से बच सकता है। जो आएगा उसे आने दो। फिर देखेंगे। ठीक है, हम भोजन के लिए मुनियांडी विलास होटल जा रहे हैं। क्या तुम भी आते हो या बाद में खाओगे? चंद्रन ने लेटे लेटे ही नागेश के सवाल का जवाब दिया, तुम दोनों जाओ। मेरा सिर घूम रहा है। मुझे थोड़ी देर सोना है। नागेश और सुंदरम दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चले गए। दोस्तों, हम अगले शुक्रवार रात 8 बजे को फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।